Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 370 रुद्र की स्किल, मधुलता का जेल जाना। वो वहां से जल्दी उठकर भागने वाला था कि कहीं सच में उसका भाई उसे लटका ना दे। पर अपनी भाभी की बात सुनकर उसने राहत की सांस लिया। तभी कनक जी हंसते हुए बोली, हाँ ऐसा हो सकता है, हमारी बच्ची गुस्सा आने पर किसी को नहीं छोड़ेगी, अभी तो वो छोटी है इसलिए बाल खींच रही है। तभी मोक्ष बोला, तो क्या हुआ, मेरी प्रिंसेस जो चाहे कर सकती है, वो कभी गलत नहीं करेगी और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड है। और ये पिद्दी भी तो है, जो अभी से गुस्सा होकर मुझे ही काट लेता है, मोक्ष रुद्रांश को देखकर बोला। अब आगे। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने भी घमंड से आपने डैडी को देखा और अपनी तोतली आवाज में बोला, डैडी, मोम, रू, फिर आपने दांत दिखा दिया। उसकी होंठों पर एक तिरछी स्माइल थी, जैसे कहना चाहता हो, जब जब आप मेरी मोम के पास आएंगे और मुझे उनसे दूर करने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसे ही आपको बाइट करूंगा। और रुद्रांशी वो कह नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसे रू कह रहा था। दे से कहना चाहता हो, मेरी बहन को जो भी परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे देखकर और उसकी एक्शन को देखकर सबकी होंठों पर स्माइल आ गई। उन्हें याद था जब भी रुद्र की मोम या बहन को कोई परेशान करने की कोशिश करता था, रुद्र उन्हें सबक जरूर सिखाता था, चाहे खुद हो या अपने गैजेट के जरिए। उसने पहले निहारिका और तन्वी को तो अच्छा खासा सबक सिखाया था ना। सबसे बुरी हालत तो उसने निहारिका और उसकी मोम और दादी माँ का किया था, जिस बारे में सोचकर आज भी उन्हें हंसी आ जाती थी। तभी मोक्ष गुस्से से बोला, बीबी देखा तुमने, ये पिद्दी कैसे मुझे अपना ये 2-4 दांत दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये ऐसे ही हमेशा मेरी बीबी को मुझसे दूर करने की कोशिश करता रहा, तो एक दिन मैं इसका दांत तोड़कर इसे हॉस्टल में छोड़ आऊंगा। उनकी बात सुनकर रुद्रांश ने आंखें छोटी करके अपने डैडी को घूरा। दे से कहना चाहता हो, मुझे हाथ लगाकर यहां से बाहर निकाल कर तो देखिए, मैं अपनी मोम के आगे ड्रामा करके आपको विलियन बना दूंगा। इस वक्त उसकी होंठों पर जो हंसी थी, वो बिल्कुल मोक्ष को डेविल स्माइल की तरह थी। जब मोक्ष कुछ खुरापाती सोचता था, रुद्रांश ने अपनी मोम को देखा और अपने डैडी की तरफ इशारे करके बोला, मोम, डैडी फिर खुद की तरफ इशारे करने लगा। फिर मोक्ष की तरफ इशारा किया। दे से कह रहा हो, डैडी मुझे हॉस्टल छोड़ देंगे कह रहे हैं। ईशानी ने अपने बेटे के बाल को प्यार से सहलाया और प्यार से बोली, डैडी बस मजाक कर रहे हैं। वहीं रुद्रांशी ने भी सिर हिला दिया और अपने डैडी से लिपट गई। रुद्रांश ने अपने डैडी को देखा जो इस वक्त उसे ही घूर रहे थे। ये देखकर उसने मुंह बना लिया, हर दिन उसका और उसके डैड का झगड़ा होता था। ये कोई नई बात नहीं थी, उसकी मोम ही दोनों को झगड़ा करने से रोकती थी। रुद्रांश ने तो अब बाइट करना भी कम कर दिया था, क्योंकि उसकी मोम ने उसे मना किया था। मोक्ष और रुद्रांश जब भी साथ बैठते थे, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ पड़ते थे। और ये बात सबके लिए बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग थी। सबको उन दोनों की ये कभी आंखों में तो कभी एक्शन में फाइट देखने में बड़ा मजा आता था। वहीं दूसरी तरफ कुलकर्णी हाउस में इस वक्त पुलिस मधुलता को अरेस्ट करने के लिए आई थी। पर मधुलता को जेल नहीं जाना था, इसलिए अपने बेटे पंकज और मशानकी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। जो भी हो, वो अभी भी कुलकर्णी खानदान की बहू है और पंकज की मोम। उसे एक चांस मिलना चाहिए था। वो इस ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़कर बिल्कुल भी जेल नहीं जाने वाली थी। एटलीस्ट उसे पंकज की मोम के हिसाब से मांगी मिल जाना चाहिए। माधव, क्या तुम सच में मुझे जेल भेजना चाहते हो? भूलो मत, मैंने भले ही तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी मैंने तुम्हें पंकज जैसा एक बेटा दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मधुलता ऐसे रो रही थी, जैसे उस पर कितना अत्याचार हो रहा हो। तभी माधव उसकी मुंह पर डाइवोर्स पेपर फेंकते हुए बोला, उसे साइन करो और उसके बाद अगर तुम जेल गए तो इससे इस कुलकर्णी खानदान का कोई लेना देना नहीं होगा। भले ही मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर अब मैं तुम्हें इस घर में और अपने बच्चों की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। उनकी बात सुनकर मधुलता हैरान हो गई और चिल्लाकर बोली, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। जो हुआ है उन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं माधव, उसकी जिम्मेदार तुम भी थे। ये तुम थे जो मेरे पास आए थे, वरना क्या मैं आपने प्लान को आगे बढ़ाती। ये तुम थे जो मेरे प्यार में पागल थे, तुमने मेरी हर बात पर भरोसा किया। मैंने कहा हम दोनों ने रात बिताया है, तुमने मान लिया।
मैंने कहा मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुमने मान लिया। तुम खुद अपनी बीबी को छोड़ मेरे पास आ गए। ये तुम थे जो मेरे लिए अपनी बीबी को छोड़ रहे थे। जब मैं और जूही शिवानी को परेशान करती थी, ये तुम थे जो चुप रहते थे। तो फिर ये सारी गलती सिर्फ मेरी कैसे हो गई? तुम इसी लायक थे माधव। उसकी बात सुनकर माधव जी ने आंसू भरी आंखों से शिवानी को देखा, जो उन्हें ही नफरत और आंसू भरी आंखों से देख रही थी। ये देखकर आज माधव जी को बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी ही बेटी को किसी और के गंदे खून की वजह से इतना दर्द दिया। वो रेवती और शिवानी दोनों की गुनहगार थे, फिर भी अभी भी उन्हें एक उम्मीद थी, शिवानी उनकी बेटी है, वो उन्हें जरूर माफ कर देगी। पंकज हंसते हुए बोला, ठीक कहा आपने, इसमें आप दोनों की बराबर की गलती है। पर वो जेल जाने से भी ज्यादा बड़ी सजा डिजर्व करते हैं। वो यहीं अकेले रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। जब वो अपने बच्चों को सामने देखकर भी उनसे बात करने को तरसेंगे, तब उन्हें दी की तकलीफ का अंदाजा होगा और वो हर पल तड़पेंगे। माधव जी ने पंकज को देखा पर कुछ नहीं बोले और मधुलता को देखकर गुस्से भरी आवाज में बोले, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी कुलकर्णी खानदान का बिजनेस बर्बादी के कगार पर है। तुम्हें क्या लगता है तुम 1 रुपए भी मदद मिल सकता है जो मुझे अब इस बदनामी से फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी पूरे सिटी में हम बदनाम हो चुके हैं, वो भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से। अगर तुम इस पर साइन कर दो तो शायद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। माधव जी की बात सुनकर मधुलता सोच में पड़ गई। वो साइन तो नहीं करना चाहती थी, फिर भी माधव ने सच ही कहा था, अब कुलकर्णी खानदान खुद बर्बादी के कगार पर है। उनकी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, अब अगर वो जेल जाए तो भी कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो वो इस बात से पहले शायद माधव को डरा सकती थी, पर अब वो समझ गई थी कि इस बात से वो उसे डरा नहीं पाएगी। इसलिए उसने जल्दी से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद माधव उसे बचा सकता है। उसके साइन करने के बाद पुलिस ने जल्दी से मधुलता अपने साथ चलने के लिए बोला। तभी प्रिया की चिल्लाने की आवाज आई, जिसे 2 स्टाफ घसीटते हुए नीचे ला रहे थे, और उनके पीछे एक स्टाफ एक ट्रॉली बैग लेकर आ रही थी, जिसमें प्रिया की कुछ सामान थे। डैड मोम प्लीज मुझे यहाँ से नहीं जाना। मैं कहाँ जाऊंगी मोम, डैड मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज इन्हें रोकिए, ये मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं। अपनी बेटी की हालत देखकर मधुलता का दिल पसीज गया। माधव स्टाफ को कहो वो रुक जाए, तुम क्यों हमारी बच्ची हमारी जूही को इस घर से निकाल रहे हो? वो अभी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? उसे बाहर रहने की भी आदत नहीं है। भले ही मैंने तुम्हें धोखा दिया था पर इसमें जूही की कोई गलती नहीं थी। उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। प्लीज जूही को यहाँ रहने दो। वो मेरी बेटी नहीं तो उसे हमारी बच्ची कहना बंद करो। वो बस तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी अयासियों का नतीजा है। जाओ उसके असली बाप के पास उसे भेज दो, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही ज्यादा चिंता है तो। मधुलता हैरान थी, वहीं जूही रो रही थी। मोम डैड मुझे यहीं रहने दो बोल रही थी, पर मधुलता को पुलिस खींचते हुए बाहर ले गई। वहीं जूही को भी वो स्टाफ खींचते हुए बाहर ले गई। बाहर से भी सबको जूही और मधुलता की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टाफ ने बाहर लेकर जूही को गेट के बाहर फेंक दिया, और उसकी बैग को भी वहीं उसके पास फेंककर गेट के अंदर चेक गए। जूही चिल्ला रही थी, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहीं मधुलता दूर जाती हुई गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को रोते हुए देख रही थी। जूही 2 घंटे वहीं बैठी रही, पर जब किसी ने भी दरवाजे नहीं खोला तो उसने अपना बैग उठाया, और नफरत से उसने कुलकर्णी विला को देखा और मन ही मन बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब की वजह से आज मुझे किसी कूड़े कचरे की तरह इस घर से बाहर फेंक दिया गया है। मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी शिवानी, अगर तुम नहीं होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं और ना ही मोम और मेरा सच कभी सामने आता। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से राजवंश फैमिली ने हमें बर्बाद कर दिया। तुम ना होती तो मेरी मॉम जेल नहीं जाती, और ना ही मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ ये सच कभी बाहर आता। मैं अभी भी इस घर की प्रिंसेस होती, और आराम से यहाँ रहकर एंजॉय करती। ये सब तुम्हारी गलती है, बस मेरा इंतजार करो। तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वो अपनी बैग लेकर मुड़कर वहां से चली गई।
वहीं एक हॉस्पिटल की वीआईपी रूम में एक औरत एक बेड के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक आदमी लेटा हुआ था, जिसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान कोई जिंदा लाश हो। तभी सामने बैठी औरत, जो कोई और नहीं गीता थी, वो उस आदमी को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी प्यारी बहन मीता का एक बेटा भी है, जो मेरे प्लान के लिए खतरा बनकर वापस लौट आया है। गीता की बात सुनकर बेड पर लेटा आदमी, जो कोई और नहीं नितिन था, उसकी आंखें गीता की तरफ टिक गई और एक बूंद आंसू नितिन की आंखों से लुढ़क कर पिलो पर गिर गया। ये देखकर गीता की आंखें नफरत से भर गई। उसने नितिन की मुंह को पकड़कर भींच लिया और बोली, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? अब तुम्हारी प्यारी बहन गीता के पास उसका बेटा जो वापस आ गया है। यही बात तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मैं तुम्हारी असली बहन हूं, फिर भी तुम हमेशा उस मीता के पीछे भागते थे। और तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है? तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अगर उस वक्त नीरज और उस मीता की शादी हो जाती, तो मुझे मेरा प्यार मेरे संजय जी मिल जाते। मैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की बहू होती, पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने उस मीता को संजय जी के साथ भागने में मदद की, जिस वजह से संजय जी और उस मीता की शादी हो गई। मैंने फिर भी एक प्लान किया और नीरज से शादी कर लिया, पर वो भी उस घटिया लड़की मीता से प्यार करता था, जिसे देखो बस मीता मीता मीता। इतना क्या खास है उसमें जो सब उसे ही पसंद करते थे? नीरज हो या संजय जी, दोनों की पहली पसंद वो मीता है। मैं तो सबके लिए बस एक ऑप्शन बनकर रह गई थी, इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए था जो मेरा होना चाहिए था, इसलिए मैं छीनना चाहती थी। तुम क्यों बीच में आए नितिन? अगर तुम बीच में नहीं आते तो मुझे तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाना पड़ता, और ना ही इस वक्त तुम इस हालत में होते, पर बहुत जल्दी सब कुछ मेरा हो जाएगा। नीरज की सारी प्रॉपर्टी और पाठक फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी। फिर मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खास करके उस मीता को मैं मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर नितिन की आंखों से आंसू बह गया। उसे सालों पहले ही पता चल गया था कि उसकी बहन की दिल में कितनी नफरत भरी पड़ी है, पर ये बात वो किसी को बता तो नहीं सकता था ना, क्योंकि वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। वो कहना चाहता था कि उसकी बहन ये पागलपन छोड़ दे, जिसे वो प्यार कहती है, वो सिर्फ पागलपन था। गीता को भी कोई ना कोई पसंद करता होगा, पर गीता को हमेशा वही चाहिए था जो भी मीता के पास होता था। इसलिए तो गीता सोचती थी कि मीता को सब पसंद करते हैं, उसे नहीं, जबकि ऐसा केश भी नहीं था।